नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे सरकार के बनाए कृषि कानून, उससे जुड़े किसान आंदोलन को लेके सरकार के विचार के बारे में, और प्रयास करेंगे कि इस विषय पे चर्चा करने के दौरान हम पूरे तरीके से निष्पक्ष रहें। तो किसी भी निष्कर्ष पे आने से पहले जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इस पूरे विषय से जुड़े तर्क और वितर्क पे आने से पहले हम इस देश में कुछ सालों से बन रहे एक माहौल या कह सकते हैं एक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। जब भी सरकार एक कानून लागू करती है और उसे लोकसभा और राज्यसभा से पारित किया जाता है, उसके तुरंत बाद पूरे देश में एक परिस्थिति बनाने का प्रयास किया जाता है, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और किसी विशेष विचारधारा का समर्थन करने वाले न्यूज़ चैनल्स और अखबार का बहुत बड़ा हाथ होता है, जिसके द्वारा देश की शांति भंग करने के लिए और देश में अस्थिरता फैलाने के लिए उस कानून को बेहद बुरे और खतरनाक तरीके से लोगों के समक्ष रखा जाता है, उनको बरगलाने के लिए। फिर से मैं बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी विचार या कानून 100% सही ही होगा, और जिस देश की आबादी 120 करोड़ से भी ज़्यादा हो वहाँ तो ये असंभव है। जहाँ तक रहा कानून का सवाल, टू टेस्ट अ लॉ इट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड। और अगर बात करें कृषि विधेयक या कृषि कानून और फार्म लॉज के बारे में, तो बस थ्योरीज के आधार पे इस कानून को पूरे तरीके से गलत कैसे बोल दे। और जो आंदोलन आज हो रहे हैं वो अगर कानून लागू होने के बाद इस कानून से पीड़ित किसानों के लिए किया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। बस कल्पना के आधार पर आंदोलन करना उचित नहीं होता, और पुराने कानून इतने ही अच्छे होते तो हर साल हजारों किसान आत्महत्या ना करते। वहीं दूसरी ओर सरकार हर कानून बनाने से पहले एक बहुत बड़ी गलती बार बार दोहराई जा रही है, और वो है सर्वेक्षण या कहें सर्वे, और सही पैमाने में तर्क और वितर्क जो बस संसद तक ही सीमित ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसानों से जुड़े नियम कानून बनाना चाहते हैं तो नेताओं और अधिकारियों या ब्यूरोक्रेट्स के सुझावों से बेहतर है किसानों की राय कि वो क्या सोचते हैं, और उसके लिए उचित पैमाने पर सर्वेक्षण अनिवार्य है, और जिसे कोई भी सरकार एक सोची समझी साजिश के तहत किए गए आंदोलनों का पर्दाफाश करने के लिए कर सकती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार हर बार बुरे तरीके से फ्लॉप हो रही है अपने लाए कानूनों को जनता से जोड़ने में या कहें समझाने में। एंड डेफिनेटली देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स एंड अ ग्रुप ऑफ इंडियन सिटीजन्स। अब आते हैं हम अपने विषय पे, किसान आंदोलन। 27 सितंबर 2020 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सहमति के बाद सरकार के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में पारित 3 कृषि संबंधित विधेयक या बिल कानून बन गए। उसके बाद देश भर में कानून को लेके एक माहौल बनाया जाने लगा, जहां इस कानून को बिना आजमाए तर्क और वितर्क दिए जाने लगे। तो चलिए आसान भाषा में समझने का प्रयास करें कि क्यों ये कानून इतना विवादित है और क्या तर्क या वितर्क दिए जा रहे हैं। पहला कानून, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस लॉ 2020, या कहें मूल्य आश्वासन पर किसान संरक्षण एवं सशक्तिकरण समझौता और कृषि सेवा कानून, जिसके तहत किसान बीज बोने से पहले ही प्राइवेट कंपनी या दूसरे खरीदारों के साथ एग्रीमेंट कर सकता है, कीमत को लेके, फसल की गुणवत्ता को लेके और भी बहुत कुछ, जिसका उल्लेख किसान और खरीदार आपसी सहमति से एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में कर सकते हैं। और किसी विवाद के मामले में एग्रीमेंट में ही एक समाधान मंडल या कॉन्सिलिएशन बोर्ड का उल्लेख करना होगा जो समझौता करा सके। फिर भी बात ना बनने पे एपीलेट अथॉरिटी, जो कि एक कलेक्टर हो सकता है, वो विवाद का हल 30 दिनों के भीतर निकालेगा। इस बिल के पक्ष में सरकार का कहना है कि इससे किसान को प्राकृतिक बदलाव से हो रहे जोखिम से निजात मिलेगा।
और अब ये जोखिम किसानों से हटकर स्पॉन्सर्स या कहें प्रायोजक का हो जाएगा और किसानों को एग्रीमेंट में निर्धारित आय का लाभ होगा। इस कानून के खिलाफ दिए जाने वाले तर्क। पहला, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां एग्रीमेंट में कुछ भी लिख देंगी और गरीब किसानों को आसानी से बेवकूफ बना सकेंगे। दूसरा, विवाद के मामले में एफिलिएट ऑफिसर इन बड़ी कंपनियों के दबाव में आके स्पॉन्सर्स या प्रायोजक के हक में फैसला सुना सकता है। मेरा व्यक्तिगत राय यह है कि एग्रीमेंट के लिए कोई भी एक भाषा निर्धारित नहीं है और किसान अपने समझ की भाषा में प्रायोजक के साथ एग्रीमेंट कर सकता है। दूसरा, विवाद के मामले में किसान समाधान मंडल के तौर पे किसान हितैषी संगठनों का नाम एग्रीमेंट में दे सकता है। तो अगर किसानों के संगठन दिल्ली में बैठी सरकार को कुछ सिद्धांतों के आधार पर घेर सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट कंपनियों से किसानों को डरने की जरूरत है, बल्कि प्राइवेट कंपनियों को किसानों से डरने की जरूरत है। दूसरा कानून, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 या कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य कानून 2020, जिस कानून के तहत किसान अपनी उपज देश के किसी भी कोने में अपनी मर्जी से बेच सकता है और किसान की पहुंच पुराने कानून के अनुसार बस एपीएमसी मंडियों तक ही सीमित नहीं रहेगी और साथ में एपीएमसी मंडियां भी पहले की तरह ही संचालित की जाएंगी। बस इस कानून के तहत किसानों के विकल्प और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर किसानों को मंडियों से बाहर ज़्यादा मुनाफा मिले तो वो उपज बाहर बेच सकते हैं, नहीं तो एपीएमसी मंडी में ही पहले की तरह उपज को बेचा जा सकता है, जिसके कारण कंपटीशन बढ़ेगा और एपीएमसी मंडियों की जर्जर हालत में इसी कारणवश सुधार भी होगा। इस कानून के खिलाफ दिए गए तर्क। पहला, अगर किसान मंडियों से बाहर उपज बेचना शुरू कर दे और प्राइवेट स्पॉन्सर्स किसानों को बेहतर सुविधाएं दें तो हो सकता है भविष्य में एपीएमसी मार्केट का अस्तित्व ही ना बचे, जैसा बीएसएनएल के साथ हुआ। दूसरा, एक बार मंडियों की हालत बद से बदतर हो जाए तो हो सकता है प्राइवेट कंपनीज एकमात्र खरीदार के रूप में किसानों का शोषण शुरू कर दे। तीसरा, सबसे ज्यादा जो किसानों की चिंता का कारण है वो है एमएसपी या कहें मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो किसानों के ढाल के तौर पे देखा जाता है, जो सरकार तय करती है और मंडियों के खत्म होते ही एमएसपी भी खत्म हो जाएगा, ऐसा किसान मानते हैं। मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि एपीएमसी को कंपटीशन में बरकरार रखने के लिए सरकार को इन मंडियों में बड़े पैमाने पर निवेश करना होगा, तकनीकें बढ़ानी होंगी, योजनाएं देनी होंगी किसानों को लुभाने के लिए और प्राइवेट प्लेयर्स को नियंत्रित रखने के लिए। दूसरा, जहां तक रहा मिनिमम सपोर्ट प्राइस का सवाल, ये केवल मंडियों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि सरकार को प्राइवेट कंपनियों की भी नकेल कसनी होगी और एमएसपी उनके लिए भी लागू होनी चाहिए और अगर उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ की गई तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी अनिवार्य है। तीसरा, सर्विस एंड एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट या कहें सेवा और आवश्यक वस्तुओं पर संशोधन अधिनियम, जिसके तहत एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के दायरे से आलू, प्याज, दाल, चावल, खाद, तेल जैसी वस्तुएं निकाल दी गई है। इस अधिनियम के सूचित सभी वस्तुओं के दाम सरकार तय। इसके पक्ष में सरकार का तर्क ये है कि अब किसान मजबूरी में अपने उपज को ना बेचकर जमा कर सकते हैं और इन चीजों के दामों को वो स्वयं निर्धारित कर सकते हैं और इसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, जिससे किसानों का मुनाफा बढ़ेगा। हालांकि जरूरत पड़ने पे सरकार भविष्य में बदलाव कर सकती है। इस कानून के खिलाफ दिए गए तर्क। जमाखोरी की वजह से इन वस्तुओं की महंगाई बढ़ जाएगी, जो आम नागरिकों के लिए मुसीबत बन जाएगा। इन 3 अधिनियमों के खिलाफ देश के किसान हितैषी संगठनों ने दिल्ली चलो का नारा देते हुए दिल्ली में बैठी सरकार का पुरजोर घेराव कर रखा है। हालांकि पंजाब और हरियाणा से आए इन किसानों को सख्त प्रशासन का सामना करना पड़ा, जो मेरे व्यक्तिगत विचारों के हिसाब से निंदनीय है। सरकार आज जैसे बातचीत करने को तैयार हुई वही पहले से करती तो आलोचना के पात्र ना बनती।
वहीं दूसरी ओर इन संगठनों का इस बात पे अड़े रहना कि ये तीनों कानून हटाए जाएं सरासर गलत है और ऐसे कोई भी संगठन देश की राजधानी को घेर के सरकार पे किसी भी कानून को वापस लेने का दबाव बना सकता है, जिससे पूरे देश को एक गलत संदेश जाएगा। तो यहाँ ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसानों के सभी संदेह को दूर करे और उन्हें आश्वासन दे, ना कि बैरिकेड्स और वाटर कैनन्स के जरिए उन्हें रोकने का प्रयास करे। तो फिलहाल इन कानूनों का जमीनी स्तर पे कोई भी लाभ या हानि देखे बिना मैं इस विषय पे सही या गलत की टिप्पणी ना करते हुए ये निर्णय आप दर्शकों पे छोड़ता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप मेरे कौन से विचारों से सहमत हैं या असहमत हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भविष्य में हम आप तक ऐसी ही जानकारी पहुंचाते रहें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान।